नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो एग्ज़ाम हमारी भर्ती प्रक्रिया के लिए हैं उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम हैं और किस किस प्रोसेस से वो एग्ज़ाम होते हैं और उनका सिलेबस क्या है, और CSC एग्ज़ाम जिसे हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या UPSC IAS PCS के नाम से जानते हैं, उसका हमारे पास क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो बेसिक स्तर पर आप देखें, स्टेट के लेवल पर यदि देखें तो स्टेट SSC, स्टेट कांस्टेबल और SI, इसी के साथ एक और एग्जाम होता है लेखपाल का। ठीक है, जिसे पटवारी भी कहते हैं, या इनिशियल स्तर पर ये हमारा रेवेन्यू ऑफिसर होता है। एक तरीके से क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है लेखपाल जो होता है। यहीं से ये मान के चलें, ये DM वाली या कलेक्टर वाली श्रृंखला में ये व्यक्ति सबसे छोटे वाले पायदान पर है, ये कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा कांस्टेबल और SI हर राज्य में या तो पुलिस विभाग के द्वारा या स्टेट की किसी एजेंसी के द्वारा ये भर्ती कराई जाती है। दूसरा, स्टेट में एक स्टेट SSC भी होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से ग्रेड C की वैकेंसियां फुलफिल की जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारी अर्धसैनिक बल हैं, क्या हैं, अर्धसैनिक बल हैं, और दिल्ली पुलिस है। क्या है, दिल्ली पुलिस है। यहां पर SSC के द्वारा इनमें कांस्टेबल, क्या, कांस्टेबल और SI, कांस्टेबल और SI की भर्तियां कराई जाती हैं। इसका माध्यम, जो SI की परीक्षा है उसका माध्यम CPO भी बोला जाता है। ठीक है, आगे SSC के माध्यम ही एक वैकेंसी फुलफिल की जाती है जिसे आप CGL के नाम से जानते हैं। आप इसे मिनी IAS के नाम से भी, कुछ लोग कहते हैं मिनी IAS है, हालांकि IAS नाम तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे देखें या ग्रेजुएशन के स्तर पर जिन बच्चों की मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी होती है उनके लिए अगर देखें तो ये वैकेंसी, ये जो पोस्ट हैं, जो इसमें पोस्टें आती हैं वो बहुत अच्छे लेवल की होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल कंपटीशन का एग्जाम है। क्या है, जनरल कंपटीशन का एग्जाम है। इसके साथ ही एक और एग्जाम होता है जो आपने कई बार सुना होगा, जिसे कहते हैं IAS PCS। ठीक है, या आपने सुना होगा SDM या DSP। इस परीक्षा को हम जनरली अंग्रेजों के टाइम से ही CSC एग्जाम, पहले इसे ICS कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ICS बोला जाता था। इसके साथ इसमें चेंजेस हुए और इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 312 और 315 के अंतर्गत कुछ बदलाव करते हुए इन परीक्षाओं को PPS, प्रांत पब्लिक सर्विसेज, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम दिए गए। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया हो जाता है एक तरीके से कंपटीशन के लिए भी और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर किसी को, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनको ये वाला एरिया एक बार चुनना चाहिए पहले, फर्स्ट टाइम। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर हैं, जिन्होंने कांस्टेबल की पद प्राप्त किया और उन्होंने कांस्टेबल के साथ तैयारी करते हुए IAS तक का अपना सफर पूरा किया। ऐसे ही CPO SI में कुछ लोग सिलेक्शन पा जाते हैं जिनका CGL में नहीं होता है, या कई बार कांस्टेबल या MTS, ठीक है, की तैयारी करने आते हैं बच्चे, यहां सिलेक्शन नहीं होता लेकिन CGL में सिलेक्शन हो जाता है।
तो अभी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड में ये समझेंगे कि इनका सिलेबस है क्या। यहां देखिए, जो जनरल कंपटीशन है जिसमें हमने स्टेट एसएससी, एसएससी और एसएससी के अंतर्गत जो कांस्टेबल, एसआई, सीजीएल, एमटीएस की जो परीक्षाएं आ रही हैं, इन सब के लिए कॉमन सिलेबस होता है। जैसे एसएससी अगर इसमें देखोगे तो इसमें हिंदी नहीं है, यहाँ हिंदी नहीं है। हिंदी केवल स्टेट एसएससी में आएगी, या लेखपाल में आएगी, या स्टेट का जो कांस्टेबल एग्जाम होता है जैसे यूपीपी और एसआई में आपको हिंदी देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी में इंग्लिश, मैथ में भी दो वेरिएंट हैं, एक तो आपका बेसिक मैथ है और एक है एडवांस मैथ है। बेसिक मैथ तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीएससी एग्जाम की कर रहे हैं या एसएससी की एग्जाम कर रहे हैं, सबको बेसिक मैथ आना चाहिए। और बेसिक मैथ क्या है वो अभी समझाएंगे। रीजनिंग दरअसल में कई बार आप लोगों को रीजनिंग जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, कई बार ये चीजें समझी जाती हैं कि रीजनिंग बस सब से छोड़ देते हैं। रीजनिंग क्यों पढ़नी है? रीजनिंग का बेसिक मीनिंग क्या है कि अगर मैं इसको बायोलॉजिकली देखूं तो हमारे माइंड में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो न्यूरॉन्स ऐसे सीधी अवस्था में होते हैं, अगर किसी की तार्किक शक्ति अच्छी है तो ये न्यूरॉन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरफ्रेंस करेंगे। तो उसी चीज को देखने के लिए हमारे जो कंपटीशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है या उसका जो प्लानिंग है, वो ये देखती है कि हमारा जो कैंडिडेट आ रहा है वो कितना रीजनेबल है, कितनी चीजों को तार्किक ढंग से सोच सकता है, कितने जल्दी निर्णय ले सकता है। ठीक है, इसके बाद है जीएस। जीएस में बेसिकली कुछ चीजें होती हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर और एनवायरमेंट। ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जीएस के। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी का क्या फायदा है हमारे इस सिलेबस में? हमें कांस्टेबल की नौकरी कर ली है लेकिन हिस्ट्री से क्या मीनिंग है? तो कई बार ऐसी परिस्थितियां जनरेट होती हैं कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ नाम लूंगा, जैसे मान लो आप एक कांस्टेबल के पद पर हैं, ठीक है, और आपकी ड्यूटी किसी सेंसिटिव एरिया में लगी हुई है। मान लो राम मंदिर अयोध्या के आसपास आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अयोध्या का इतिहास क्या है, या हमारा जो हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी, जो इंडियन हिस्ट्री है वो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, कई बार रिलीजियस कंडीशंस भी होती हैं, उस रिलीजियस कंडीशन को जानने के लिए भी आपको हिस्ट्री आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स, आपको बेसिक टर्म्स आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स आनी चाहिए, बजट आना चाहिए, आय और व्यय या व्यक्तिगत आय, ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है या देश का जो ढांचा है वो स्टेबलाइज होता है। ये कई बार कई राइटरों के द्वारा ये कहा गया है कि जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक परिस्थितियां जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे शरीर में रक्त होता है। जैसे शरीर को चलाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ऐसे ही देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। पॉलिटी मतलब न्याय का साधन, न्याय व्यवस्था एक तरीके की, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट कहाँ है, पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं, पार्लियामेंट के कितने भाग होते हैं, पार्लियामेंट का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, या जो सबऑर्डिनेट हमारी पार्लियामेंट्स हैं, जो स्टेट असेंबलीज हैं वो क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ज्योग्राफी पता होनी चाहिए अपनी। जैसे हमारे कुछ परिवारजन हैं जो नॉर्थ ईस्ट में कई बार ड्यूटी लगी है उनकी, तो वो कहते हैं कि वहाँ की ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है वो हमारे लेवल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे वहाँ बारिश ज़्यादा होती है,
तो उमस का माहौल बना रहता है, जिससे कि मच्छर बहुत ज्यादा पाया जाता है वहां पर, ठीक है। या जो वन का एरिया है, या जो वन्य जीव पाए जाते हैं, या पहाड़ी पर चलने की स्थिति, रहने की स्थिति, ये सब ज्योग्राफिकल कंडीशन में, क्योंकि अगर कल को आप कांस्टेबल हैं एसआई के, जो एसएससी के थ्रू, और सीआरपीएफ में आपकी पोस्टिंग है, और आप कहाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे कांस्टेबल को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होती है, ठीक है। आगे एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट जनरल सी चीजें हैं, वो कहाँ कैसे मानसून आ रहा है, कैसे स्थिति है, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें भी जब लोग, जो हमारे टीचर हैं वो गाइड करते थे, बेसिकली करंट अफेयर का मीनिंग आजकल ये समझा जाता है केवल कंपटीशन एग्जाम में है। करंट अफेयर हर एग्जाम में, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर स्तर पर आपको करंट अफेयर आना चाहिए। और इसके ऊपर मैं अभी आगे समझाऊंगा कि क्यों जरूरी होता है ये करंट अफेयर। करंट अफेयर से संबंधित चीजें हैं जो भी एक्सप्लेन करेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, न्यूज। क्या सुना होगा? न्यूज। हालांकि न्यूज की फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ है, लेकिन इसको व्यूज भी तो कह सकते हैं। व्यूज आपका डेवलप ही तब होगा जब आपको न्यूज पता होगी, चारों दिशाओं का ज्ञान होगा कि आज देश में चल क्या रहा है, कौन सा बिल आ रहा है, कौन सी योजना आ रही है, ठीक है, कौन सी प्लानिंग हो रही है, कौन मिनिस्टर हमारा बाहर जा रहा है, कौन सा मिनिस्टर हमारे देश आ रहा है, ठीक है, कौन हमारा मेहमान बनकर आ रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन क्या है। ये सब कहां से? करंट अफेयर का मुद्दा है, ठीक है। किस चीज का है? करंट अफेयर का। ये बहुत जरूरी है जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर। और इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है, कोई भी एक चैनल पकड़ लीजिए, यूट्यूब चैनल, वहां डेली की जो करंट अफेयर आ रही हैं उन क्वेश्चंस को आप लिख लें। एक तो माध्यम ये है यूट्यूब के माध्यम से, और दूसरा माध्यम ये है कि घर बैठे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल से तो आपको मदद मिल ही रही है। एक 20 या 30 रुपीज की पत्रिका आती है, समसामयिकी पत्रिका या करंट अफेयर्स के नाम से आती है, वो किसी भी पब्लिकेशन की ले लें आप, सफिशियंट है। हर मंथ की, ये मंथली आती है, और ज्यादा बड़ी पत्रिकाएं ना लें, पीडी हो गया, प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि आईएएस की, ये कोई ना लें। जनरल कंपटीशन के लिए आप छोटी मंथली पत्रिका ले लें, या प्रतियोगिता दर्पण में एक सक्सेस मिरर करके आती है वो ले सकते हैं आप, अरिहंत की आती है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है करंट अफेयर। करंट अफेयर से क्या है, एक तो नई किताब मिलती है आपको हर महीने, उससे होता क्या है कि आपके अंदर एक एनर्जी आती है कि यार नहीं, कुछ नया किताब आई है, नई किताब आई है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप इस करंट अफेयर को वाइड बनाएंगे, तो यदि मान लो आपका सिलेक्शन कांस्टेबल में हो गया है, और अब आप चाहते हैं कि नौकरी तो मिल गई, नौकरी तो मिल गई, लेकिन अब इस नौकरी में कुछ और तरक्की की जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? सीपीओ एसआई, सीजीएल, या अगर और आपकी मानसिक क्षमता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चा कांस्टेबल में लग गया है या कांस्टेबल की नौकरी पा गया है कि वो आगे की चीजें नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग दीनहीन अवस्था में आ जाते हैं तुरंत। जैसे मान लीजिए, ज्यादा ना दिमाग लगाएं, जैसे मान लो कांस्टेबल में लग गए आप, और आप किसी से कहने लगे मैं कांस्टेबल हूं और मुझे आईएएस की तैयारी करनी। हालांकि कांस्टेबल की तैयारी करना और आईएएस की तैयारी करना दोनों अलग है, लेकिन हो सकता है आपने का माइंड इतना अच्छा चलता हो कि आप बहुत अच्छे से चीजों को गैदरिंग करते हो, कैच करते हो, पढ़ने की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, बैठने की, कुर्सी पे बैठने की स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो आप क्या करेंगे?
तो आप सीजीएल या सीएससी एग्जाम की तरफ बढ़ सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सबको आजादी है। बस आपके पास क्या होनी चाहिए, एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए, चाहे कोई भी डिग्री है, बीए है, बीएससी है, बीटेक है। अब इससे क्या होगा, कांस्टेबल की भर्ती, कांस्टेबल की नौकरी से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो गई। आप फ्री माइंड, आप 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। विजय सिंह आईपीएस हैं आजकल गुजरात में, वो पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ही थे, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मोटिव रखा कि वो सीजीएल में नौकरी ली उन्होंने, और सीजीएल के बाद सीएससी एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करके वो आईपीएस हो गए, ठीक है। ईश्वर लाल गुर्जर भी हैं एक, अभी उनकी भी कहानी ऐसी है कुछ, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर की और कहां हो गए, सीएससी एग्जाम में आ गए, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा, जो बच्चे अभी से ये देख रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है और हमें अभी से सीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करनी है, या फिर उनकी स्थिति ऐसी है कि लंबाई या फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि भाई हम कांस्टेबल की नौकरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए सीएससी एग्जाम में आप देखेंगे, सीएससी एग्जाम में ये मैंने एक सिलेबस की एक्सप्लेनेशन दी है कि बेसिक आपको, फिर वही बात आ रही है घूमकर, बेसिक आपको इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए, बेसिक मैथ आना चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए और ऐसे आना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर ये चीजें आपको कंपलसरी हैं और प्लस जीएस, कई बार सीसेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो सीसेट आजकल जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके लिए सीसेट एक एग्जाम होता है, तो उसमें जीएस के क्वेश्चन भी वो रीजनिंग टाइप में पूछ लेगा, आपकी ऐसे वो मतलब पैराग्राफ में पूछ लेगा। तो इसके लिए ये वाला जो कंडीशंस हैं, ये अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप लेखपाल प्लस आरओ और एआरओ, ये 2 एग्जाम होते हैं बेटा इनिशियल स्तर पर, इनको आप दे सकते हो इन्हीं की कंडीशंस के आधार पर, अगर सिविल सर्विसेज में जाना एक उद्देश्य बना लिया। और मैं बार बार ये कहूंगा कि सिविल सर्विसेज में जाने से पहले अपना एक आधार बनाएं। क्या बनाएं, आधार बनाएं। क्या आधार बनाएं कि हम 4 साल यदि सिलेक्शन नहीं होता है, 5 साल यदि सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बाद हमें निराशा ना लगे, तो इसके लिए एक नौकरी जरूर ढूंढ ले 4 साल में। बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग। आप जैसे ही मुखर्जी नगर जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, वहां आपका मोटिवेशन स्तर इतना बढ़ा देंगे कि आप यहां होंगे एज ए लाइक आप डीएम घूम रहे होंगे वहां बत्रा पर, ठीक है, एज ए लाइक डीएम और एसडीएम घूम रहे होंगे आप। लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार कंडीशंस क्या होती हैं, आप रिवर्स चले जाते हैं फिर, और रिवर्स ऐसे जाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कंडीशन है, अगर मान लो सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी कंडीशंस क्या होती हैं, 4 साल में आप फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, आप मेंटली प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशंस होती हैं हमारी जब हम अनावश्यक तौर पर एक बड़े क्षेत्र में फंस जाते हैं। और वहां आप देखेंगे जब आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, ये बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, वो छोटी फीस ले रहे हैं, बड़ी फीस ले रहे हैं, जो भी है वो आपको ऐसे प्रूफ कर देते हैं कि आप डीएम बन गए। अभी वो ये नहीं बताते हैं कि 99.99% फेलियर है बेटा। क्या है, फेलियर है। हर साल 700 से लेकर 1000 तक, किस तक, 1000 तक वैकेंसी आती है
और उस वैकेंसी में लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 10 लाख सीरियस नहीं है, और मैं ये कहता हूं कि जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है, जिस अभ्यर्थी ने, जिस एस्पिरेंट ने फॉर्म भरा है, वो सीरियस है, मान के चलें। 0.5% में नहीं कहता कि वैसे ही कुछ लोग देखने के लिए फॉर्म भर देते हैं, नहीं, लेकिन जो लोग ये फॉर्म भर रहे हैं वो सीरियस है वाकई में। अब आप निकाल लीजिए रेशो कितना बैठेगा। फेलियर ये है बेटा, 99% फेलियर है यूपीएससी में, सीएससी एग्जाम में। तो इसलिए आप अपने स्टेट में या जो भी स्टेट का छोटा एग्जाम आता है उसमें आप एक सिलेक्शन ले लें, चाहे वो कांस्टेबल का ही क्यों ना हो। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, चाहे आप कांस्टेबल की भर्ती क्यों ना करें, क्योंकि जब हम इस तैयारी की तरफ बढ़े थे तो हमें भी किसी ने बताया था कि 27-28 जब आप आते हैं कि अगले विदिन 4 वर्षों में यदि आपने कोई सिलेक्शन ले लिया तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप मेंटल प्रेशर में, सोशल प्रेशर में और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आप धंसने लगते हैं, और वो आपके कॉन्फिडेंस को कहां ले जाती है, मोटिवेशन आपका 4 फीट नीचे चला जाता है। एक मूवी भी है, मूवी बनी है, उसमें जो एक्टर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आप मुखर्जी नगर, करोल बाग, प्रयागराज पहली बार इंट्रोडक्शन जाते हैं, पहुंचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस 4 फुट ऊपर चल रहा होता है, और जैसे ही आप अगले नेक्स्ट 6 प्रियों में प्री नहीं निकाल पाते, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस यहां चला जाता है, सड़क के 4 फुट नीचे। लेकिन मैं यहां एक चीज जोड़ देता हूं आपको कि इस कॉन्फिडेंस को ज्यादा नीचे ना जाने दें, उसके लिए हमें कुछ एक, अगर हम प्रयास करें तो इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखा जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत उम्र तक, बहुत लंबी उम्र तक मतलब देते रहते हैं एग्जाम, और उनके लास्ट सफलता मिल जाती है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है इस एग्जाम में जो अंत तक लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल में, 4 साल में आप आए और एग्जाम क्रैक करके चले गए, ऐसा बहुत रेयर लोगों के पास साथ होता है। जैसे एक उदाहरण कई बार लोग कहते हैं कि टीना डावी हैं, और एक जैन साहब थे, उन्होंने 21 साल की उम्र में यूपीएससी टॉप कर दिया था, लेकिन इसके पीछे की बैकग्राउंड कोई नहीं जानता है। ये नहीं जानता है कि टीना डावी की जो माताजी पिताजी हैं वो पहले से ही आईएएस सर्विसेज में हैं, या जो सेकंड रैंकर आए थे, अभी मैं नाम भूल गया उनका, जैन है, आईपीएस मिला था उनको, उनके पिताजी ऑलरेडी कमिश्नर हैं। तो एक किसान का बेटा, एक रिक्शा चालक का बेटा, एक मजदूर का बेटा कैसे अपने आप को ये सोच लेगा कि वो 21 साल में यूपीएससी निकाल लेगा? नहीं निकाल, संभव ही नहीं है, एक वाइड एरिया है। तो इसके लिए आपको क्या है, कंटिन्यूअसली लगा रहना पड़ेगा, चाहे वो 4 साल हो, 8 साल हो, जब तक आपकी एज और आपके अटेम्प्ट खत्म नहीं होते हैं। क्योंकि यूपीएससी में बने रहना ही, यूपीएससी एग्जाम में बने रहना ही अपने आप में एक महारत है, अपने आप में एक पेशेंस है। लेकिन ऐसा भी ना हो, मूर्खता की ये हद ना हो कि हम लगे हैं एग्जाम में जबरदस्ती, फ्री भी नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम भी, कोई प्लान भी नहीं बना रहे हैं। तो इसी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा, प्लान बी। क्या? प्लान बी। क्योंकि एक हमारे भैया हैं, बहुत परिचय में हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरठ विश्वविद्यालय से मैं बहुत समय गुजारा उन्होंने, तो वो बेचारे सिविल सर्विसेज एग्जाम पर ही लगे रहे। अब पता नहीं उन्होंने कभी प्री के आगे की कंडीशंस बनी नहीं बनी। अगर वो चाहते तो पीएचडी करके कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते, लेकिन नहीं। एक होती है ना कि मन में सनक बनी रही और एज हो गई 40+, तो आदमी क्या है, ऐसी कंडीशंस में बर्बाद हो जाता है। प्रॉब्लम आपके साथ साथ फैमिली को प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए इस मोटिवेशन को बनाने के लिए प्लान बी होना चाहिए आपके पास। प्लान बी में आपकी जो एजुकेशन है वो टेक्निकल हो तो ज्यादा ही बढ़िया है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन होगी तो आप कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पर नौकरी, जो प्राइवेट सेक्टर है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कोई इश्यू नहीं है नौकरी का फिर। और आज के टाइम में यदि आप में कैपेबिलिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, दिन के 1000 रुपए तो आराम से कमा सकते हैं बेटा।
आजकल मजदूर जो पुताई करने वाला होता है वो भी 700 रुपये ले जाता है। अब ये मत कहना कि हमारी तुलना में पुताई वाले से कर दी, सब मनुष्य सब बराबर हैं, सब लोग इस पृथ्वी पर कॉन्ट्रैक्ट रूप में मतलब सहायता कर रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है। इसके बाद जो बीए, बीएससी या ट्रेडिशनल कोर्सेज से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, ये लोग या तो बहुत जल्दी कांस्टेबल से लेकर लेखपाल या आरओ एआरओ की कोई नौकरी ले लें, ठीक है, या तो कोई नौकरी ले लें, या फिर आप क्या करें, कंप्यूटर में, इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है, ये डिप्लोमा प्राप्त कर लें, जिससे क्या हो कि मान लो अगर आपको कोई सफलता नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। ये कंडीशंस हो गई। और ये दो कंडीशन ही, या फिर आप एक काम कर सकते हैं इसमें कि मान लो कंप्यूटर और आप स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब भी नहीं ले रहे हैं, और आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें एमए करिए, एमए नेट निकालिए, ठीक है, और पीएचडी कर लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर पीएचडी में तो बड़ा टाइम लगता है, नहीं लगता है, कुछ भी टाइम नहीं, सब हो जाता है समय के साथ। और प्लान भी बना लीजिए कि अगर हमारा सीएससी एग्जाम नहीं होता है तो हम टीजीटी, पीजीटी एग्जाम की तरफ बढ़ जाएंगे, और इसी में एमए के साथ साथ एक परीक्षा होती है, एमए से पहले कर लो या बाद में कर लो, बीएड की परीक्षा, बीएड को भी प्लान बी में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था कि जो बच्चे डायरेक्टली सीएससी एग्जाम की तरफ आ रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, सीएससी एग्जाम की तरफ आ रहे हैं, उनको एक विकल्प बना के रखना होगा। नहीं तो क्या होता है, बैक टू बैक मोटिवेशन क्या है आपका, सड़क के 4 फुट नीचे चल रहा होता है। जब आप बत्रा पहुंचते हैं या प्रयागराज पहुंचते हैं, जयपुर पहुंचते हैं, कोटा पहुंचते हैं, तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, और जब बैक टू बैक आपको इन्फ्लुएंस होता है, हानि होती है, या आप किसी अननेसेसरी कंडीशंस में फंस जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस उठाने से भी नहीं उठता है। और इसी कारण है जब हम मुखर्जी नगर थे तो कई बच्चों को अटैक आया, कुछ ने सुसाइड भी किया, और उनका कंडीशंस थी कि अगर हम नहीं बने तो हम मर जाएंगे, या जैसे डेडिकेट होके आते हैं। तो इसी पर एक और कंडीशन है कि जो सोशल इश्यूज की प्रॉब्लम्स है, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं प्लान बी से। जो प्लान बी क्यों जरूरी है, ये जो प्लान बी, कुछ लोग कहेंगे कि सर प्लान बी बनाना है तो फिर प्लान बी पे ही काम करें ना, फिर प्लान ए पे क्यों काम करें। क्योंकि ऐसा होता है बेटा कई बार कि हम तीसरी दुनिया के पिछड़े हुए देश के नागरिक हैं। अब आप कहेंगे हमारा भारत तो महान है, वो महान जिनके लिए है, हमारे लिए या गरीब लोगों के लिए नहीं है। कभी आप जाइए किसमें, गरीब रथ एक ट्रेन चलती है दिल्ली से बिहार की तरफ ना, या जिसे आजकल जन साधारण एक्सप्रेस कहते हैं शायद, मैं एक दिन उसी से आया कुछ दूरी की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोग उस डिब्बे में किस तरीके से लेटे हैं, किस तरीके से सोए हैं, कि जहां हम बैठना मुनासिब नहीं कर सके वो लोग वहां मुंह डालकर सोए हैं अपना बेचारे। तो इस देश की गरीबी, दुर्दशा, कितनी स्थिति है, कितनी खराब स्थिति में हैं लोग, और उसका बड़ा कारण है उन लोगों के साथ सोशल जस्टिस हुआ ही नहीं। अब इस सोशल जस्टिस पे तो बाद में आएंगे, क्योंकि सोशल जस्टिस यदि पढ़ाने लगे तो प्लान बी निकल जाएगा। तो प्लान बी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको किसी के साथ न्याय करना है, और वो न्याय करना है स्वयं के साथ। किसके साथ करना है बेटा, स्वयं के साथ। और अपने परिवार को क्या करनी है, एक आर्थिक स्टेबिलिटी देनी है आपको। 2 लोग हैं आपके लिए। अब प्लान बी यदि आप बना लेते हैं तो आप इन दोनों के साथ साथ एक चीज से और बच जाते हैं, और वो है सामाजिक दिखावे। किससे बच जाते हैं आप, सामाजिक दिखावे से बच जाते हैं, क्योंकि ये सामाजिक दिखावा ही
सुसाइड का कारण होता है। किसका कारण होता है? सुसाइड का कारण होता है। जितने भी बच्चे कोटा या मुखर्जी नगर या प्रयागराज में ऐसी कंडीशंस में अपने आप को मार ले रहे हैं, वो बड़ा कारण है सामाजिक दिखावा, कि समाज क्या कहेगा। तो इसलिए अपने आप को प्लान बी के साथ जोड़े रहें। अगर नहीं हुआ तो अन्यथा की स्थिति में ये तो है ही हमारे पास, और ज्यादा किसी से डींगे ना हाके। और जब भी आप तैयारी में लगे तो ज्यादा तैयारी के विषय में भी ना बताएं हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जब सिलेक्शन हो जाएगा वो सबको पता लग जाएगी। तो कहते हैं ना, एक हमारे मित्र हैं वो ये कहते हैं कि इतनी शांत होकर मेहनत करो, इतने शांत होकर तैयारी करो कि जब आपकी सफलता मिले तो वो शोर मचा दे। शोर मीन्स कि जो रिश्तेदार, यार रिश्तेदार आपको बुलाने से, घर बुलाने से बचते हों, जो ये कहते हो अरे इनकी स्थिति थोड़ी ऐसी है, दूर रखिए, परिवार में आएंगे, तो वो लोग चलकर तुम्हारे पास आए। ठीक है, तो प्लान बी इस कंडीशंस को खत्म कर सकता है, आपकी मेंटल प्रेशर को कम कर सकता है। और उसके लिए मैंने बताया या तो आप कांस्टेबल से लेकर लेखपाल, एसआई या आप किसी अन्य जॉब में आरओ एआरओ में आप सिलेक्शन ले लें, तब आईएएस पीसीएस की तरफ बढ़ें। ठीक है, या आप बीएड कर लें अगर आप ट्रेडिशनल कोर्सेज से हैं, बीएड के साथ साथ आगे एमए पीएचडी कर लें। ठीक है, आजकल बड़ी आसान हो गई हैं चीजें, पीएचडी बड़ी बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहां से आप क्या कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी क्या कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देकर आप टीचिंग करा सकते हैं। तो टीचिंग इज द बेस्ट सिविल सर्विसेज, ये बात ध्यान रखना। कई बार लोग कहते हैं कि सिविल सर्विसेज ही सिविल सर्विसेज है, नहीं, टीचिंग इज द बेस्ट सिविल सर्विसेज। लेकिन उसका बड़ा कारण है, कई बार जो अवध ओझा सर हैं या दिव्य कीर्ति सर हैं, उन्होंने कई बार ये बात कही है कि टीचर को उतना सम्मान नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, टीचर की अपनी क्रेडिबिलिटी गिर रही है। हालांकि टीचर अपने आप में एक माँ बाप की भूमिका में होता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर टीचर है तो उसे प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई सामाजिक उत्थान की आवश्यकता नहीं है, उसकी अपनी जीवन की आवश्यकता है, उसके परिवार का निर्माण होता रहे, वही उसकी आवश्यकता है। और उसका जीवन का उद्देश्य है कि उसके द्वारा जो पढ़ाए हुए लोग हैं वो एक सही नागरिक बन सकें, एक सही सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, एक सही जिम्मेदारी पर अपने रहते हुए एक सही पद का निर्वहन कर सकें। ठीक है, तो प्लान बी बहुत नेसेसरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर प्लान बी है तो आप बी कॉन्फिडेंस रहेंगे, आप इस सामाजिक दिखावे से बचे रहेंगे, इससे आप बच सकते हैं। क्योंकि सुसाइड की तरफ और डीमोटिवेशन जो होता है उसका बड़ा कारण है कि हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक और बड़ा कारण है इस डीमोटिवेशन का, क्योंकि आप देख रहे होंगे रातों रात लोगों को चमकने की आदत हो गई है, तो वो बहुत जल्दी, बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी बहुत बड़ी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। तो उसके चक्कर में आजकल हो क्या रहा है, जब सफलता नहीं मिलती है तो आप देखेंगे कि हम बाबाओं पर या एक एस्ट्रोलॉजर्स पर, हाँ मैं मानता हूं उसमें कुछ चीजें हैं पॉजिटिव, वो कुछ एनर्जी काम करती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अपने आप को सारी चीजों से उन्हीं से जोड़ लें। ठीक है, तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपको तैयारी किस लेवल से शुरू करके कहां तक जाना है। सिर्फ आपको कांस्टेबल का एग्जाम है चाहे यूपीएससी का एग्जाम है, उसके लिए आहारता आपको पता होनी चाहिए। मान लो जैसे 10th और 12th आपको एसएससी लेवल पर चाहिए, एसएससी सीजीएल या सीपीओ लेवल पर या यूपीएससी के लेवल पर यदि आपको आहारता चाहिए तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। उसके आगे आपको जरूरी नहीं है आप कितने बड़े विद्वान हैं, बस आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो इससे जितने भी छात्र छात्राओं को लाभ होगा वो गौरवान्वित होंगे, हमारे लिए, समाज के लिए, इस मानव समुदाय के लिए। तो आगे की तरफ आगे हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस के माध्यम से ये
समय समय पर जो कोर्सेज आएंगे उनके विषय में एक्सप्लेन करते रहेंगे, उनकी वीडियोस आपको आती रहेंगी। और हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।